हाँ जी, सभी को नमस्ते जी। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा आज से 20 साल पहले मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं एक दिन आप लोगों को सिनोनिम्स की वीडियोस के साथ सिनोनिम सिखाने का प्रयास करूंगा। तो देखिए आज वो शुभ दिन आ गया है, वो शुभ घड़ी आ गई है। यानी कि 20 साल बाद आज वो समय आ चुका है जब आपके इंतज़ार की घड़ियाँ खत्म हुई हैं और आज आप सीखेंगे कि किस तरह से सिनोनिम के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। इससे पहले कि हम एग्जैक्ट क्वेश्चंस पर आए, पहले कुछ बेसिक बातें देखेंगे सिनोनिम में किन बातों का ध्यान रखना है। जब भी हम लोगों को सिनोनिम का क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या है, चाहे सिनोनिम हो चाहे एंटोनियम हो, एक वर्ड दिया जाएगा और एक गिवन वर्ड होगा। उस गिवन वर्ड के नीचे 4 ऑप्शंस होंगे और हमसे ये कहा जाएगा कि इन 4 ऑप्शंस में से जो सबसे बेस्ट मीनिंग दे रहा है, जो सबसे ज़्यादा क्लोज है उस वर्ड के, आप उसको अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे, वो आपका आंसर होगा। अब इसमें एक बात ये ध्यान देनी है कि जो वर्ड हमें गिवन हो सकता है ना, वो 4 तरह का हो सकता है। कौन सा? या तो वो गिवन वर्ड नाउन होगा, या फिर वो गिवन वर्ड एडजेक्टिव होगा, या फिर एडवर्ब, या फिर वर्ब होगा। अगर वो गिवन वर्ड नाउन है तो जो उसका आंसर होगा ना 4 ऑप्शंस में से, वो भी कोई ना कोई नाउन ही हो सकता है, कोई और एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब या फिर वर्ब नहीं हो सकता। और अगर वो गिवन वर्ड जिसका आंसर हमें फाइंड आउट करना है, अगर वो गिवन वर्ड एडजेक्टिव का है तो फिर उसका आंसर भी कोई ना कोई एडजेक्टिव ही होगा। सिमिलरली अगर वो गिवन वर्ड एडवर्ब है तो कोई ना कोई उसका आंसर एडवर्ब ही होगा, और अगर वो वर्ब है तो उसका आंसर भी वर्ब ही बन रहा होगा। यानी कि जिस पार्ट ऑफ स्पीच का वो वर्ड होगा, उसी सेम पार्ट ऑफ स्पीच का उसका आंसर भी होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ऊपर में जो गिवन है वो वर्ब है और नीचे में जो हमारा आंसर आ रहा होगा वो एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव बन जाएगा या फिर कोई नाउन बन जाएगा। ऐसा नहीं हो, ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब बात ये है कि मान लो आपको नहीं पता उस वर्ड का मतलब, लेकिन आपको इतना पता लग गया कि ये नाउन है और गिवन 4 ऑप्शंस में से, गिवन 4 ऑप्शंस में से अगर कोई एक ऑप्शन ऐसी है जो सिर्फ नाउन है, बाकी सारी ऑप्शंस नाउन नहीं हैं, तो आप बिना देखे कह सकते हैं कि हाँ वो इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर आपको वर्ड का मीनिंग भी याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आपको ये पता लग जाए कि गिवन वर्ड जो है वो भी नाउन में है और जो ये पर्टिकुलर ऑप्शन आ रहा है ये भी नाउन में ही है। यानी कि अगर पार्ट ऑफ स्पीच आप पता कर पाएँ तो आप लोग बहुत अच्छे से इन सभी वर्ड्स को कर सकते हैं। तो उस पार्ट ऑफ स्पीच को हम कैसे पहचानेंगे, उस चीज़ को आज सिखाने का एक बहुत अच्छा बेहतर तरीका आपके सामने मैं ला रहा हूँ। देखिए, अगर कोई वर्ड है और उसके एंड में, अगर कोई वर्ड है और उसके एंड में TION, शन, ST या फिर नेस या फिर TY या फिर ट्यूड, सिस, CY, इज़म, एरी, ARY, एरी, ER या फिर EER है, EER या फिर OR, इन तीनों में से कोई एक आए या फिर एंड में एज आ जाए। मतलब किसी भी वर्ड के एंड में अगर ये सारी चीज़ें रहीं तो वो वर्ड क्या है? नाउन है। इसका मतलब अगर गिवन वर्ड में ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं तो वो वर्ड नाउन है और उसका जो आंसर बनेगा ना वो भी कोई ना कोई नाउन ही होगा। अब इन सभी चीज़ों से रिलेटेड एक वर्ड देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा क्लैरिफिकेशन मिल जाए। तो आइए देखते हैं। पहला है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के एंड में देखो TION लगा हुआ है, एंथुजियास्ट में ST लगा हुआ है, रेस्टलेसनेस यानी कि बेचैनी, तो नेस देखो एंड में नेस लगा हुआ है। TY इनएबिलिटी या ब्यूटी, देखो दोनों में एंड में TY लगा हुआ है, एंड में TY आया है। एटीट्यूड में ट्यूड लगा हुआ है, देखो बीटीट्यूड है ना, बीटीट्यूड हो जाता है, एटीट्यूड हो जाता है, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, बहुत तरह के वर्ड आ जाते हैं। डायग्नोसिस SIS लगा हुआ है, ये देखो। हाइपोथेसिस में SIS लगता है। डेमोक्रेसी CY लगा हुआ है, देखो यहाँ पर भी CY लगा हुआ है। प्रैग्मेटिज्म में इज़म ISM, इज़म लगा हुआ है। डिक्शनरी ARY, तो देखो डिक्शनरी में ARY आया हुआ है। माउंटेनियर में ER, तो ER भी लगा हुआ है। अब आप कह सकते हो कि सर ER वाला तो आपने कोई वर्ड ही नहीं लिखा। तो देखो टीचर, तो टीच वर्ब है,
TEACH, टीच, टीच क्या हुआ? वर्ब हुआ। टीच क्या हुआ? वर्ब हुआ। और इसमें अगर आपने ER लगा दिया टीचर, तो ये क्या बन गया? नाउन बन गया। क्या बन गया? नाउन। तो देखो ER लगा हुआ है। उसी तरह मेंटर, MENTOR, मेंटोर होता है तो OR लग जाता है। एडवाइजर, OR लगता है एडवाइजर में, OR नाउन है। उसी तरह पैसेज, एज लगा हुआ है एंड में, तो इससे पहचान हो रही है कि हाँ ये नाउन का वर्ड होगा। आगे देखते हैं एडजेक्टिव। लेस, IVE, OSE, ओस, IC, इक, OUS, ओस, या फिर एबल, ये तरह के वर्ड रहे एंड में तो वो एडजेक्टिव हो जाता है। जैसे कि वर्बोज में OSE लगा हुआ है, वर्बोज। वर्बोज का मतलब होता है वाचाल, यानी कि बहुत ज़्यादा बोलने वाला, डिफ्यूजिव नेचर वाला। डिफ्यूजिव कह सकते हैं या फिर माउथी भी कह सकते हैं। डिफ्यूजिव या फिर माउथी भी कह सकते हैं। सर्कमलोक्यूशन एक वर्ड आता है, वो भी इसके लिए यूज हो जाता है। सर्कमलोक्यूशन, CIRCUMLOCUTION, सर्कमलोक्यूशन। चाहे तो आप डिक्शनरी पे सर्च भी कर सकते हैं। तो रियलिस्टिक में देखो TIC लगा हुआ है, IC वाला TIC लगा हुआ है। वर्बोज में OSE का वर्ड लगा हुआ है। एडवांटेजेस में देखो OUS एंड में लगा हुआ है, OUS आपके सामने लगा हुआ है एंड में। कैपेबल में ABLE लगा हुआ है, एबल का। अब आप कहोगे कि सर लेस वाला और इव वाला आपने क्यों नहीं लगाया? देखो ये तो बड़ा ही कॉमन सा है। लेस वाला आप कह सकते हो सेल्फलेस, तो सेल्फलेस क्या है? एक एडजेक्टिव है। फिर कहा इव, एक्टिव, तो एक्टिव में IVE लगा हुआ है, एक्टिव, ठीक है। एक्टिव पर्सन, तो पर्सन क्या हो गया? नाउन, और नाउन से पहले क्या आ गया? एक्टिव। एक्टिव क्या हो गया? एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन से पहले तो एडजेक्टिव ही आ सकता है जो नाउन के बारे में बताए, उसके बारे में कुछ भी डिस्क्राइब करे, तो एडजेक्टिव आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। अब आगे देखते हैं एडवर्ब। एडवर्ब की देखो एक तो पहचान हम लोग कह देते हैं कि LY होना चाहिए, LY लगा हुआ है। जैसे कि कंटिन्यूसली के एंड में देखो LY आया है, कंटिन्यूसली के एंड में। डायरेक्टली के एंड में भी LY आया हुआ है। हार्डली के एंड में भी LY आया हुआ है। ब्यूटीफुली के एंड में भी LY आया हुआ है। कहने का मेरा मतलब ये है कि जो एडवर्ब है ना, उसके जो मैक्सिमम वर्ड्स आएंगे उनके पीछे LY लगा होगा, उनके पीछे LY लगा होगा। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं। वैसे तो आपने एडवर्ब चैप्टर में पढ़ा ही होगा। बहुत से एडवर्ब होते हैं जो बिना LY के भी एडवर्ब का काम करते हैं, और बहुत से एडवर्ब तो और बहुत सारे वर्ड्स तो ऐसे भी होते हैं जिनके पीछे LY लगा होता है, लेकिन फिर भी वो एडवर्ब नहीं होते, बल्कि वो एडजेक्टिव का काम कर रहे होते हैं। तो ऐसे कुछ भी वर्ड्स होते हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था माइजरली, फ्रेंडली, तो ये सारे के सारे क्या एक तरह से नाउन का काम, एडजेक्टिव का काम कर देते हैं, ठीक है। आओ आगे देखते हैं। वर्ब तो पता है दो तरह की चीज़ें इसमें जोड़ी जाती हैं, तो FY5 और फिर एक 8 होता है, ATE8। फाई के लिए देखो ब्यूटीफाई, वेरीफाई, है ना, ब्यूटीफाई करना, जस्टिफाई करना, वेरीफाई करना। तो FY जब लग जाए ना तो स्पेसिफाई करना, किसी चीज़ को खास बनाना, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग यहाँ पर लगा लेते हैं। और एक होता है एक्टिवेट, वर्ब में 8 लगा हुआ है ना, तो एक्टिवेट करना, किसी चीज़ को मतलब चलाना, ऑपरेट करना, एक्टिवेट करना उस चीज़ को। तो ये एक तरह से करना, किसी काम को करने का सेंस आ जाए तो फिर वो वर्ब है। इस तरह से आप देख सकते हो एक नज़र में कि किस तरीके से हम चीज़ों को ग्रैस्प कर पा रहे हैं। अब एक बात और देखना, यहाँ पर TY लगा हुआ है, ब्यूटी। अब ये क्या है? सुंदरता, TY वाली सुंदरता। ब्यूटी मतलब सुंदरता, जो कि एक नाउन है, एक भाव का नाम है सुंदरता। ब्यूटी लग गया। अब ब्यूटी में LY लगा दिया, ब्यूटीफुली कर दिया, तो यही क्या बन गया? एडवर्ब बन गया। और ब्यूटी में ही ब्यूटीफाई, FY कर दिया, तो फिर यही वर्ब बन गया। ब्यूटीफाई करना यानी कि उसको सुंदर बनाना। तो जैसे कि आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए अपनी राइटिंग को ब्यूटीफाई करने की, अपनी राइटिंग को सुंदर बनाने की। तो उम्मीद है कि मेरा ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि कैसे आप सिनोनियम के अंदर या फिर एंटोनियम में भी ये सेम प्रोसेस, ये सेम चीज़ें यूज़ होती हैं। मतलब एंटोनियम करो या सिनोनियम करो, अगर पूछा गया वर्ड नाउन है तो उसका आंसर भी कोई ना कोई नाउन ही बन रहा होगा। पूछा गया वर्ड अगर एडजेक्टिव है तो आंसर भी उसका कोई ना कोई एडजेक्टिव ही बन रहा होगा। अब वो जो एडजेक्टिव है ना,
वो पार्टिसिपल में भी हो सकता है और वो पास्ट पार्टिसिपल में भी हो सकता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी हो सकता है, क्योंकि पार्टिसिपल भी तो एक तरह से एडजेक्टिव ही होते हैं। तो इस बात का ध्यान रहे कि अगर आईएनजी लगा हुआ भी कोई आ रहा है तो वो भी आपका आंसर बन सकता है अगर वो पार्टिसिपल है तो। ठीक है जी, उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आई होगी। इस सारी चीज़ को अगर आप एक बार पिक लेना चाहें तो पिक ले सकते हैं। और हाँ जी, तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, यहाँ पर एक वर्ड है एडजर्नमेंट और इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सस्पेक्टिंग, पोस्टपोन्ड, पॉज्ड, इंटरप्शन। तो ये 4 वर्ड्स दिए हुए हैं। अब हमें पता है एडजर्नमेंट, MENT लगा हुआ है, एडजर्नमेंट, एग्रीमेंट, मैनेजमेंट, अरेंजमेंट, ये सब तो नाउन में आता है, मेंट वाले वर्ड तो नाउन में आते हैं, यानी कि इसका जो आंसर बनेगा ना वो भी कोई ना कोई नाउन ही होगा। अब आइए देखते हैं, सस्पेक्टिंग में ING लगा हुआ है, ये जीर्ण हो सकता है लेकिन इसका मीनिंग तो कहीं जचता नहीं, क्योंकि सस्पेक्टिंग मतलब सस्पेक्ट से बना है, यानी कि संदेह करना, शक करना, जबकि एडजर्नमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को रोक देना या किसी चीज़ में रुकावट क्रिएट करना। तो रोकने या रुकावट क्रिएट करने जैसा इसमें कोई सेंस नहीं आ रहा। आगे है पोस्टपोन्ड करना, पोस्टपोन मतलब किसी चीज़ को ठहरा देना या रोक देना। तो हाँ, इससे थोड़ा सा बन रहा है, लेकिन देखो यहाँ पर भी एक सीक्वेंस है, यहाँ पर कह रहा है पोस्टपोन कर देना, यानी कि उस चीज़ की डेट को आगे सरका देना, यानी कि उस टाइम को और आगे बढ़ा देना, यानी कि उसकी डेट को कल तक के लिए या फिर किसी समय तक के लिए उसको रोक देना। तो पोस्टपोन्ड, अब ये पोस्टपोन्ड लिखा तो है, इसका मतलब तो आ रहा है कि हाँ इसी के जैसा रोकने के साथ, क्योंकि किसी की डेट को हम पोस्टपोन करेंगे तो उस चीज़ को एक तरह से रोक ही रहे हैं। लेकिन यहाँ लिखा है पोस्टपोन्ड, ED लगा हुआ है। अब ED लगा है तो या तो ये कोई वर्ब है या फिर ये कोई पास्ट पार्टिसिपल है, लेकिन नाउन तो नहीं है, तो इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं बन सकता और ये भी हमारा आंसर नहीं बन सकता। आगे लिखा हुआ है पॉज्ड, तो पॉज में भी ED लगा हुआ है, तो वर्ब की ये सेकंड या फिर थर्ड फॉर्म हो सकती है। अगर तो ये सेकंड फॉर्म है फिर तो ये वर्ब है, तो वर्ब तो हमारा आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि पूछा हुआ वर्ड जो है ये नाउन है। जो हमारा ये वर्ड है ना ये तो नाउन है, तो हमें इसका आंसर भी कोई नाउन वाला चाहिए। अब नाउन के देखो ये वाला भी हमारा नहीं हो सकता, इसमें तो सेकंड या फिर थर्ड फॉर्म लगी है। थर्ड फॉर्म लगी है तो फिर ये पार्टिसिपल होगा, पास्ट पार्टिसिपल, लेकिन यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल तो हमें चाहिए नहीं। अब इंटरप्शन, तो इंटरप्ट करना, किसी चीज़ में रुकावट क्रिएट करना या बाधा डालना, तो ये भी तो इंटरप्शन मतलब रोकने जैसा ही है, बाधा डालने वाला सेम सेंस आ रहा है। और सबसे बड़ी बात TION, शन, TION शन, जो कि नाउन होता है, तो नाउन से नाउन मैच कर रहा है और मीनिंग भी मैच कर रहा है, तो यही इसका सही आंसर होगा और इस तरह ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अब इसी तरह की और भी कई सारी वीडियोस आपके पास पहुंचेंगी जिसमें आपको एक वर्ड गिवन होगा और फिर उसके ये 4 इसी तरह से गिवन वर्ड्स होंगे, और उन बाकी सारी वर्ड्स जो आपके पास पहुंचेंगे उनकी सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि उसमें हर एक वर्ड के नंबर ऑफ सिनोनिम्स आपको देखने को मिलेंगे। एक वीडियो में आप कम से कम 20 से 25 वर्ड तैयार कर पाओगे। अगर आपने एक बार बहुत अच्छे से जचा के लिख ली और उनको अच्छे से रजिस्टर में लिखकर उनके सभी वर्ड्स को, उनके सभी स्पेलिंग्स को भी आपने खुद डिक्शनरी में भी सर्च करना है, उनके वर्ड्स को, उनके स्पेलिंग्स को और उनके खुद के मीनिंग्स को भी, कि उसके और कितने मीनिंग बन सकते हैं। क्योंकि देखो अब मान लो इस क्वेश्चन में ये एक वर्ड आया है ना, तो इस एक वर्ड का मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 मीनिंग यहाँ पर मेंशन कर पाऊँगा, लेकिन अगर आप खुद से भी सर्च करेंगे तो इसके 7 से 8 मीनिंग तक आपको पता लग सकते हैं। तो इस तरह आप अपनी नॉलेज में इंक्रीमेंट करोगे और अपने आप को इस चीज़ में बेहतरी की ओर ले जाओगे, यही मेरी कामना है। उम्मीद है आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। सो थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो आपको क्या करना है ये अब कोई बताने वाली बात नहीं रही, आप सब बड़े समझदार हो। ठीक है जी, थैंक यू एवरीवन गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। जय हिंद, जय भारत।